वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं पार्ट 29। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स और हम एक एम्बिशियस प्लान के साथ चले थे जून में कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री आपके सामने हो टैक्स ईयर 2022 के लिए जो टैक्स लॉ पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। और हम ऑलमोस्ट जो है लॉ कंप्लीट करके जो टैक्स रेट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जो फाइनेंस एक्ट 2021 आया उसकी वजह से जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे रेड में नज़र आएंगी, वरना जो एग्जिस्टिंग लॉ है जो उससे पहले भी था वो जो है आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है। तो वो कहता है कि जब आप ऑक्शन करते हैं, यानी कि जब कोई शख्स जो है लोगों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि जी ये चीज़ मैं बेचूंगा और हर बंदा अपनी पसंद की प्राइस लगाए, तो उस प्रोसेस को ऑक्शन कहते हैं, जहाँ बिडिंग होती है। और उस ऑक्शन से रिलेटेड सेक्शन है 236A, और वो कहता है कि 10% विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स डिडक्ट करेंगे जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या गुड्स सेल करेंगे बाय ऑक्शन। और अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑप्शन हो रहा है तो इसका रेट जो है ना 5% होगा। इसी तरह एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे जब प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी या कमर्शियल एरिया या सिटी की जो लिमिट्स हैं वहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लॉट हो गया, फाइल आ गई आपकी, उसके अलावा आपकी जो है रेजिडेंशियल हाउस आ गया और बहुत सारे फ्लैट वगैरह, ये सब जो चीज़ें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और जब आप इनकी सेल करेंगे तो आप 1% जो है उसके उस पर 1% कलेक्ट होगा। यहाँ अक्सर सवाल पूछा जाता है कि 1% किसका, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ दी होती हैं प्रॉपर्टी की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो वो किसी प्रोविंस में या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में होती है, तो वो जो प्रोविंस है या इस्लामाबाद अथॉरिटी है वो अपने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो प्रोविंशियल टैक्स है वो कलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो कंसिड्रेशन रिसीव्ड होगी सेलर, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आपने एक वैल्यू लगाई है, तो जो आपका सेल एग्रीमेंट होगा उसमें जो, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि आपने कितने पैसे रिसीव किए हैं, तो आपको सजेशन भी ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है जितने का आप सेल करते हैं आपको उतना ही डिक्लेयर करना चाहिए। इसमें आपका फ़ायदा है। और जो सेल वैल्यू आपकी सेल डीड में होगी उसका 1% यहाँ मुराद है। यानी कि लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, जैसे सेल एग्रीमेंट में कम वैल्यू शो करते हैं, वही वैल्यू शो करते हैं जो स्टैम्प ड्यूटी के लिए होती है, यानी डीसी वैल्यू वगैरह वगैरह। लेकिन बेहतर होता है कि अगर आप ट्रांजैक्शन को फेयर रखेंगे तो आपको टैक्स में भी और मैटर्स में भी, और जो कवानीन है जो मनी ट्रांजैक्शंस को देख रहे हैं जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो इन सारे कवानीन के साथ फिर आपको, और इनकी इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज़ हैं जैसे FIA है, FBR है, उनके साथ आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि टैक्स दोस्ती का मकसद ये है कि आपका टैक्स अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन रहे। इसीलिए एक आपको सजेशन है कि 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिड्रेशन रिसीव्ड के हिसाब से आप टैक्स दें। सपोज़ करें आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की है तो उसको सेल डीड में 1 करोड़ का शो करें। बेशक कुछ अमाउंट आपको एडवांस में मिलती है, कुछ अमाउंट आपको फिर बाद में मिलती है, लेकिन आप 1% यानी कि 10,000 रुपये के हिसाब से फिर उस पर टैक्स देंगे। तो इसीलिए जो है 1 लाख रुपये उस पर आपका टैक्स होगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर टैक्स दे देंगे और आपको उस पर जो कैपिटल गेन होगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी, ज़ाहिर ही बात है अमूमन आपने ज़्यादा कम वैल्यू पे ख़रीद के ज़्यादा वैल्यू पे बेच रहे होंगे, तो वो कैपिटल गेन भी फिर मज़ीद कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना होगा। इसी तरह जो एडवांस टैक्स ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होलसेलर का सेक्शन है 236G, जिस पे कहा भी गया है कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करें, तो हम टैक्स दोस्ती फैंस के रिक्वायरमेंट पे या उनकी डिमांड पे या उनकी रिक्वेस्ट पे
हम कुछ सेक्शंस को दोबारा भी एक्सप्लेन करते रहेंगे अगर आप चाहते हैं कि किसी सेक्शन पे कॉम्प्रिहेंसिव बात हो, क्योंकि इस कमेंट्री में एक हमें प्रॉब्लम ये है कि आप सुनने की और मैं जो है बोलने की एबिलिटी लिमिटेड रखते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो है हर एक वीडियो। इससे ज़्यादा अगर होगी तो समझना या उस चीज़ को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने वीडियोस को शॉर्ट रखा है। तो हमने हर एक सेक्शन या जिस तरह भी हम ये रेट्स देख रहे हैं उनको ब्रीफली डिस्कस किया। हमने वो जो चेंजेस इसमें आई हैं, जैसे यहाँ नीचे रेड में आप देख रहे हैं, इन चेंजेस को तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो बाकी सेक्शन है या रेट है उसको ब्रीफली हमने देखा है। इस सेक्शन में वो कहता है कि जब कोई भी नॉर्मली मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और होलसेलर्स को डील करते हैं, तो जब कोई मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर या होलसेलर को सेल करेगा, तो अगर वो फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चरर है तो वो 0.7% के हिसाब से उनसे एडवांस टैक्स डिडक्ट करेगा। और अगर वो फर्टिलाइज़र के अलावा फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी और चीज़ का मैन्युफैक्चरर है तो 0.1% के हिसाब से डील करेगा। प्रोवाइडेड द रेट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन द सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और होलसेलर ऑफ फर्टिलाइजर shall be 0.25 if they are already appearing on both active taxpayer list of sales tax and income tax ordinance। ये कह रहे हैं कि एक तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड रेट्स दे दिए गए हैं कि फर्टिलाइज़र को आप देख सकते हैं 0.7% है, और अदर देन कोई फर्टिलाइज़र के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और होलसेलर हो तो जो मैन्युफैक्चरर होगा उससे 0.1% डिडक्शन करेगा। लेकिन फर्टिलाइज़र वालों को थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है कि अगर वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है फर्टिलाइज़र का और वो प्रॉपरली सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब है मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स उसने फाइल किए हैं, जो भी कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स थी, जिनको हम एक दफ़ा ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ख़त्म हो जाए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे तो हम फिर सेल्स टैक्स एक्ट की कमेंट्री स्टार्ट करेंगे। तो और उसके अलावा वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे है, तो फिर उससे 0.7 नहीं 0.25% क्या जो है ना डिडक्शन हो गई। इसी तरह ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर थे, ये जब रिटेलर को सेल करेंगे तो उससे 0.5% के हिसाब से डिडक्शन करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल की रिटेल शॉप है, यानी कि लोग आते हैं आपसे एक एक करके, या कोई एक मेडिसिन ले जाता है या कोई एक पैक ले जाता है, और आप जनरल पब्लिक को सेल कर रहे हैं किसी मार्केट में, कमर्शियल एरिया में वगैरह वगैरह, तो आपको जब ये लोग होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आके वो फार्मास्यूटिकल या वो इलेक्ट्रॉनिक्स देगी तो आपके बिल में 0.5% जितना भी बिल होगा, अगर जो है ₹1,00,000 का बिल है तो 0.5% के हिसाब से उसमें ऐड होके ₹500 आपके बिल में होगा, और वो एडवांस टैक्स होगा जो रिटेलर के बिहाफ पे हो जाएगा। रिटेलर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसको फिर उसमें एडजस्ट कर सकता है। याद रखें कि एक सिंप्लीफाइड रिटर्न ट्रेडर्स, रिटेलर्स के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स ईयर 2021 में लॉन्च कर चुकी है, 2022 में भी वो अवेलेबल है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जब वो फ़ी आपसे कलेक्ट करेंगे अपनी सर्विसेज के लिए तो वो 5% जो है एडवांस टैक्स कलेक्ट करेंगे, और ये एडवांस टैक्स आप अपनी टैक्स रिटर्न में जो भी पेरेंट पे कर रहा है वो रिटर्न में रिफ़ंड के तौर पे क्लेम कर सकता है, बशर्ते कि उसकी बाकी सारी टैक्स लाइबिलिटी पे हो गई हो। नॉर्मली टैक्स दोस्ती क्लाइंट्स को भी हम इनकरेज करते हैं कि अगर उनकी कोई टैक्स डिडक्शन कम हुई है उनके एम्प्लॉयर की तरफ से, या बिज़नेस इनकम है या कैपिटल गेन हो गया, तो वो देखिए अपने आसपास टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन सब पर काफ़ी बड़ी अमाउंट में टैक्स डिडक्शन होती है। तो इस मुताबिक टैक्स मज़ीद पे करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली आप अगर क्लेम कर लेंगे रेलिवेंट टैक्स ईयर में, फॉर एग्जांपल अगर टैक्स ईयर 2022 चल रहा है
और आपने परचेज़ की है आज के दिन या कुछ दिन पहले 1 जुलाई के बाद से इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स आपसे इस सेक्शन 236 के तहत डिडक्ट हो चुका है। और जो है ये फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर एफबीआर की डिक्लेयर्ड या एफबीआर ने जो मुख्तलिफ एरियाज़ और सिटीज़ के रेट्स मरला वाइज सेट किए हुए हैं, ये वो फेयर मार्केट वैल्यू की बात हो रही है और इस हिसाब से आप टैक्स देंगे और वो बिल्कुल उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। वैसे भी उस सेक्शन में ऊपर जो सेलर को जितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, सारी बात है सेलर भी मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेच रहा है, आप भी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ख़रीद रहे, तो यहाँ पे गाइडेंस एक तो जो एफबीआर के रेट्स हैं उनसे लिए जाते हैं और वो रेट्स अमूमन उसके साथ मैच करते हैं। अगर मैच नहीं कर रहे तो फिर आप जो एक्चुअल रेट पे जिस पे आप ख़रीद रहे हैं वो डिक्लेयर करेंगे, वो आपका फेयर मार्केट वैल्यू होगा। तो इस तरह अंडर टैक्सेशन नहीं होगी और बाद में आप ये सारा का सारा टैक्स क्लेम कर सकेंगे। ठीक है जी। इसी तरह कहता है पेमेंट अगर रेजिडेंट पर्सन को की जाए और उसने आपको जो है ना मशीनरी वगैरह रेंट पे दी हो तो 10% आप उससे जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे विद होल्डिंग, और वो फिर रेजिडेंट पर्सन जिसने मशीनरी दी है वो इसको अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम करेगा। इसके बाद बहुत ही एक्साइटिंग हम सेकंड शेड्यूल पे आएंगे, कोशिश करेंगे इसको अगले पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। वैसे तो इस पे अगर अलग से 25 पार्ट बनाए जाए तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है या उस पर कम टैक्स लगता है, या जो लोग बिज़नेस करते हैं उन पे बहुत सारी विद होल्डिंग बहुत सारे सेक्शंस लगते हैं। तो यहाँ अक्सर बिजनेसेस के लिए जो है वो रेट्स रिड्यूस किए गए हैं या वो सेक्शंस उन पे अप्लाई नहीं होते, तो उनकी बुक कीपिंग या विद होल्डिंग की एक्टिविटीज़ रिड्यूस हुई हैं। तो ये सब जैसे जैसे आपको पता चलेगा तो आप टैक्स नेट को और टैक्स लॉ को बेहतर अप्रिशिएट करेंगे। ये पार्ट 30 में हम इसको देखेंगे। आप देख रहे थे पार्ट 29 जहाँ पे हमने फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया है, जहाँ पर हमने सारे रेट्स डिस्कस किए हैं जो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स पे विद होल्डिंग में या टैक्स पेमेंट में लगते हैं। मैं हूँ एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आपसे अगले पार्ट में मुलाकात होती है। थैंक यू।